शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। इस समय देश में शंकराचार्य परम पूज्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज गौ ध्वज स्थापना भारत यात्रा पर निकले हुए हैं। आपको पता है कि शंकराचार्य जी ने 22 सितंबर को अयोध्या में भगवान राम के जन्म स्थान से इस यात्रा को शुरू किया है और ये यात्रा सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट राज्यों की ओर प्रस्थान करके गई है। वे चाहते थे कि वहाँ गाय को माँ का दर्जा दिया जाए, गाय जो काटी जा रही है उसको रोका जाए, गाय को हम अब जब राष्ट्रीय माता का दर्जा मिलेगा तो निश्चित तौर पे कटने से बचेगी। लेकिन जो कुछ हुआ है नॉर्थ ईस्ट में, इसकी आज एक एक जानकारी मैं आज अपने दर्शकों को देना चाहता हूं कि नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में खासकर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय, यहाँ तो ये स्थिति हो गई कि यहाँ शंकराचार्य जी को विमानतल से ही वापस लौटना पड़ा है। मेघालय में उनके विमान को उतरने नहीं दिया गया है। शंकराचार्य जी की इस यात्रा का जो संचालन कर रहे हैं वो अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महासचिव पंडित देवेंद्र पांडे जी कर रहे हैं। पंडित देवेंद्र पांडे जी इस समय मुझसे जुड़ गए हैं। हम एक एक घटनाक्रम 22 सितंबर से 30 सितंबर तक का आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच में एक बहुत अच्छी खबर यह है कि शंकराचार्य जी से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने स्वयं संपर्क किया, निवेदन किया, आग्रह किया कि आप यात्रा को थोड़ा स्थगित कीजिए और महाराष्ट्र में आइए, हम आपके अनुसार जैसा आप चाहें वैसा करने को तैयार हैं। तो कल महाराष्ट्र पहुंचे हैं शंकराचार्य जी और महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जी ने अपने घर पर शंकराचार्य जी की न केवल अगवानी की है, उनका पादुका पूजन किया है, बल्कि गाय को राज्य माता का दर्जा भी दिया है। आप देखिए, नॉर्थ ईस्ट के लगभग सभी राज्यों में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी वहां गाय को काटने का समर्थन कर रही है। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र में भी बीजेपी समर्थित सरकार है और वहां गाय को राज्य माता का दर्जा दिया जा रहा है। ये कैसी विसंगति है? हम बात करते हैं पंडित देवेंद्र पांडे जी से। पांडे जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी, आदरणीय आ रही है। पांडे जी, मैं सबसे पहले समझने की कोशिश कर रहा हूं कि परम पूज्य शंकराचार्य जी महाराज एक बड़ा उद्देश्य लेकर, बड़ा सपना लेकर अयोध्या में भगवान राम के मंदिर से निकले हैं। पहले आप लोग नॉर्थ स्टेट की तरफ गए हैं, नॉर्थ ईस्ट की तरफ गए हैं, वहाँ क्या माहौल है मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे पास में तमाम ऐसे कागज आए हैं कि कई मुख्यमंत्रियों ने कहा है कि उन्हें उतरने नहीं देंगे, आपका विमान यदि उतर गया तो आपको राज्य में घुसने नहीं देंगे। ये भारत में हो क्या रहा है? पहले तो मैं ये बता दूं कि परम पूजनीय शंकराचार्य जी के मार्गदर्शन में, उनके कुशल नेतृत्व में जो गौध्वज स्थापना भारत यात्रा हो रही है, तो हम लोग अयोध्या में राम जन्मभूमि की जो राम कोट कहलाता है प्रदक्षिणा, उस प्रदक्षिणा को करने के बाद हम लोगों ने वहां गौध्वज की स्थापना की। क्योंकि मंदिर तब तक शंकराचार्य जी नहीं जाएंगे जब तक मंदिर पूरा नहीं हो जाता और रामचंद्र जी के आगमन का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो जाता। उनका जन्म ही हुआ था गायों की रक्षा के लिए, विप्र की रक्षा के लिए, धर्म और संतों की रक्षा के लिए। ये सभी अपूर्ण ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि रामचंद्र जी, मैं क्या मुंह लेकर जाऊंगा? जिस दिन गाय कट हो जाएगी उस दिन गौ माता के दूध से बनी हुई खीर सोने के कटोरे में लेकर जाऊंगा और रामचंद्र जी को अर्पण करूंगा कि प्रभु आपके आगमन का उद्देश्य जो था वो पूर्ण हुआ। तो हम लोगों ने वहां प्रदक्षिणा करने के बाद हम लोग पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के हिसाब से एक प्रदेश में एक दिन राजधानी में जाकर गौध्वज स्थापना करनी थी। पंडित जी, मैं आपको रोक रहा हूं। क्या आप ये बताना चाह रहे हैं अयोध्या में परम पूज्य शंकराचार्य जी ने भगवान राम मंदिर में राम के दर्शन नहीं किए, उन्होंने केवल जो प्रदक्षिणा मार्ग है वहीं पर दर्शन किए हैं, वे राम के दर्शन करने नहीं गए? बिल्कुल बिल्कुल नहीं गए, क्योंकि राम जी से कोई विरोध नहीं था। अगर गलत तरीके से कुछ थोपा जाएगा तो उसका विरोध अगर शंकराचार्य नहीं करेंगे, हमारे आचार्य धर्माचार्य नहीं करेंगे, हमारे संत नहीं करेंगे, तो कौन करेगा? राजनीतिक लोग जो जानते नहीं, उसे 5 उस लेखों का अर्थ पूछ लिया जाए तो उनकी नानी याद आ जाएगी। वो लोग अगर धर्म का संचालन करे लेंगे तो धर्माचार्य क्या करेंगे? तो ये काम धर्माचार्यों का है, धर्म का संरक्षण करना, धर्म की मर्यादा को बचाना।
तो धर्म कैसे बचेगा, नीति संगत कैसे समाज में जागरूकता आएगी, ये काम शंकराचार्य जी का है। तो शंकराचार्य जी ने जब राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी उस समय भी ये बात कही थी। बहुत सी मीडिया ने, चूंकि गुलाम किस्म का मीडिया है इस भारत में, उन लोगों ने ये आवाज उठाई, लेकिन उसकी परिभाषा को बदल दिया। उन्होंने भाषित करना शुरू किया कि शंकराचार्यों ने राम जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा का विरोध किया। प्राण प्रतिष्ठा का विरोध नहीं था, प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर होने वाली राजनीति का विरोध था, प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर धर्म के साथ षड्यंत्र का विरोध था। जो धर्माचार है वो धर्म का विरोध कैसे कर सकता है? तो जो वहां कल उन्होंने बात कही थी पूजनीय शंकराचार्य जी ने, अयोध्या पहुंचने पर भी उस बात पर वो अटल रहे और उन्होंने तो प्रतिज्ञा की है कि सोने के कटोरे में हम गौ माता के दूध से बनी हुई खीर लेकर भगवान राम का भोग लगाने जाएंगे। लेकिन गाय का संरक्षण तो हो, जिस गाय के दूध से खीर बननी है वो कट रही हो तो रामचंद्र जी कैसे उसे स्वीकार करेंगे? एक सीधी सीधी सी बात है, ये तर्कात्मक बात है जो लगता है कि सबके समझ में आनी चाहिए। जी जी जी। उसके बाद हम लोग एक एक प्रदेश करके बढ़ते गए आगे। सबसे पहला हमारा जो विरोध हुआ अरुणाचल प्रदेश में हुआ। अरुणाचल प्रदेश में अपसू नाम का कोई युवाओं का संगठन है, उन लोगों ने पहले चेतावनी, और आश्चर्य की बात यह है, मैंने भारत में पहली बार ये परंपरा देखा है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी संगठन किसी भी आयोजन का या किसी भी धर्माचार का अगर विरोध करता है तो उस धर्माचार को प्रोटेक्शन देना चाहिए, उसकी सुरक्षा करनी चाहिए, उससे पूछना चाहिए कि आप ऐसा क्या कर रहे हो कि आपका विरोध हो रहा है, और उन बच्चों को पूछना चाहिए कि तुम्हारे विरोध का कारण क्या है। शंकराचार्य जी ने अरुणाचल प्रदेश पहुंचकर बयान जारी किया। हम लोगों ने प्रतिनिधि भेजने का यत्न किया। हमने कहा कि जो लड़के विरोध कर रहे हैं हम उनसे संवाद करना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं, वो भी इस देश के नागरिक हैं। लेकिन धन्य है भारत की राजनीति कि उन बच्चों के विरोध के कारण हमें एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने दिया गया। हमें ये नहीं मालूम कि विरोध का कारण क्या है। उन बच्चों को ये नहीं मालूम कि शंकराचार्य जी जो आ रहे हैं गौ हत्या रोकने की बात कर रहे हैं, उसके पीछे का उद्देश्य क्या है, किस गौ हत्या को रोकने की बात कर रहे हैं, किस धर्म ध्वज को फहराने की बात कर रहे हैं, किस धर्म सभा की बात कर रहे हैं, वो इस बात से अज्ञान है। उनकी अज्ञानता के पीछे खड़ी होकर सरकार ने ये सारा षड्यंत्र रचा और इसका ठीकरा उन बच्चों के सर पर फोड़ दिया और पूरी तरीके से अरुणाचल प्रदेश को छावनी बना दिया गया था। एयरपोर्ट में तो हम लोग जैसे हवाई जहाज उतरे वैसे ही वहां के डीएम वगैरह पहुंच गए थे, एसपी पहुंच गए थे। उन्होंने गेट खुलते ही हवाई जहाज का हम लोगों को घेर लिया कि हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। पूजनीय शंकराचार्य जी ने कहा कि ये बात करने का कोई तरीका नहीं, हम एयर स्ट्रिप में खड़े होकर कोई बात नहीं करेंगे, हम एयरपोर्ट के अंदर जाकर बैठ के बात कर सकते हैं। ये क्या तरीका है कि आपने हमें यहाँ घेर लिया? उसके बाद हम लोगों को ले जाया गया वीआईपी लाउंज में, हम लोग बैठे, वहां संवाद किया गया। हम लोगों ने कहा कि उन बच्चों से तो कम से कम हम मुलाकात करेंगे जो विरोध कर रहे हैं। सरकार ने नहीं मिलने दिया। मजबूरी में हम लोगों को बाहर जब नहीं निकलने दिया गया तो हमारी मजबूरी थी, क्योंकि हवाई जहाज के लैंडिंग के बाद उस एयरपोर्ट अथॉरिटी के ऊपर है कि हमारे हवाई जहाज को वहां रुकने देता है कि नहीं रुकने देता, उड़ने की परमिशन देता है कि नहीं देता, और उड़ने की परमिशन देता है तो कहाँ के लिए देता है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसके लिए विरोध के बाद हम लोगों ने जब इनसे संवाद किया, अभी तो एक एक करके आपको बताता हूँ। नागालैंड की यही स्थिति रही। नागालैंड जब हम गए तो नागालैंड के एयरपोर्ट को छावनी बना दिया गया जी। पुलिस की छावनी में तब्दील हो गया। वहां लोगों को पानी तक नहीं मिल रहा था। शहर में जो हमारे लोग थे वो लोग संवाद कर रहे थे कि यहाँ पूरे शहर को ऐसा लग रहा है जैसे कर्फ्यू लग गया है, और यहाँ पानी की दुकानें भी नहीं खुली हुई है, चाय की दुकानें नहीं खुली हुई, पूरे शहर को बंद कर दिया गया है। किस बात का डर है? एक धर्माचार से। वो धर्म की बात करते हैं, क्या ये अपराध है? हम लोग मानव बम नहीं थे कि अपने शरीर में बम बांध कर गए थे और वहां के लोगों को उड़ाना चाहते थे। शंकराचार्य जी का स्नेह था कि वहां के लोग जो कहीं ना कहीं भ्रमित हैं या धर्म के प्रकाश से वो प्रकाशित नहीं हुए हैं, उनके बीच में बैठकर हम संवाद करें। शंकराचार्य जी ने ये नहीं कहा कि हम गन पॉइंट पे जाकर वहां गौ हत्या बंद कर देंगे। वहां के लोगों से एक सौहार्दपूर्ण संवाद करने ही तो गए थे, लेकिन उन लोगों से न मिलने देने का षड्यंत्र जो सरकार का था वो दुखद था। नागालैंड में, खासकर नागालैंड में भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने पत्र लिखकर विरोध किया और भारतीय जनता पार्टी की वहां जो सरकार है उसने रेजोल्यूशन पास कर दिया रातों रात बैठक करके। सरकार का
कि कैबिनेट की बैठक हो गई और सरकार ने ये पारित कर दिया कि शंकराचार्य जी को एयरपोर्ट के बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। इससे ज्यादा शर्मनाक और तकलीफ की क्या बात हो सकती है। उसके नेक्स्ट डे हम लोग मणिपुर गए। मणिपुर में हमारा अच्छा कार्यक्रम हुआ। मणिपुर में हम लोगों की सभा भी हुई, धर्म ध्वज की स्थापना भी हुई। उसके बाद हम लोग मिजोरम गए। मिजोरम में भी यही स्थिति रही। मिजोरम में भी हम लोगों को घेर लिया गया, बाहर नहीं निकलने दिया गया। मिजोरम में किसी तरीके से हमारे 2 प्रतिनिधि टिकट लेकर या परमिशन लेकर अंदर आए, तो जो धर्म ध्वज स्थापित होना था उनके हाथों में शंकराचार्य जी ने सौंपा, और वो धर्म ध्वज तब तक उनके देवालय में पूजित रहता जब तक हम उसको वहां स्थापित नहीं कर देते। ये व्यवस्था बनाई। उसके बाद हमारा जो अगला कार्यक्रम था वो वहां से लौट के नेक्स्ट डे हमें त्रिपुरा जाना था। तो त्रिपुरा हम गए। त्रिपुरा में हमारा बढ़िया आयोजन हुआ। बद्रीनाथ मंदिर में बड़ी भव्य सभा हुई। लोगों के बीच में उत्साह था, और ऐसा उत्साह देखने को मिला आदरणीय कि वहां पर जो महिलाएं थी वो साड़ी में थी, जो पुरुष थे वो धोती कुर्ते में थे। पैंट वाले लोग वहां नहीं थे। अर्थात जिन राज्यों में हमें जाने से रोका जा रहा है वो हमारी संस्कृति बची हुई है, लोग बचाना चाहते हैं, लेकिन सरकारें उसमें अड़ंगा डाल रही। ये बात हमारे सामने निकल कर आई। उसके बाद हमारा कार्यक्रम मेघालय के लिए था। तो मेघालय में हमारे हवाई जहाज को आगे उड़ने की अनुमति ही नहीं दी गई कि आपका जो हवाई जहाज है इस एयरपोर्ट से वापस गुवाहाटी जाएगा, मेघालय नहीं जा सकता। उसके लिए हम लोगों ने उनको रूलिंग्स दिखाई कि आपके पास अधिकार नहीं है। हमने अपने पायलट को बैठाया। पायलट ने संवाद किया कि इस हमारी फ्लाइट जो यात्रा है उसको रोकने के लिए भारत सरकार से परमिशन चाहिए आपको। उन्होंने दिखाया कि हमने भारत सरकार को दिया। उसके बाद वहां के डीजी को और एयरपोर्ट अथॉरिटी ने अपनी असमर्थता जाहिर की। वहां की सरकार के पत्र दिखाए उन्होंने, जिससे एक बात बहुत स्पष्ट होती नजर आई, क्योंकि उन्होंने पत्र सामने नहीं रखा कि किसी भी यात्री को विधि के विपरीत सरकार कैसे रोक सकती है अगर भारत सरकार के अलावा उसको नहीं रोका जा सकता। अर्थात उनके पास भारत सरकार का पत्र आया जिसे उन्होंने प्रदर्शित नहीं किया और हमारी यात्रा को बाधित किया। सोचिए, हम वहां से उड़ जाते और हमें मेघालय में उतरने की अनुमति नहीं दी जाती। उस कंडीशन में शंकराचार्य जी सहित जो लोग यात्रा कर रहे थे हवाई जहाज में, जब हमारे हवाई जहाज का ईंधन खत्म हो जाता, हमें उतरने की परमिशन नहीं होती, क्या होता सारी दुनिया जानती है, ये कहने की बात नहीं है। लेकिन हम लोगों ने इस अवसर को भी शुभ अवसर में बदला। जहां हमें एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने दिया गया, वहां एयरपोर्ट के भीतर ही हम लोगों ने, शंकराचार्य जी ने अपने हाथ से ध्वज लहराया। हवाई जहाज से निकलकर एयरपोर्ट के भीतर जाना और एयरपोर्ट के भीतर से निकलकर हवाई जहाज तक जाना, लगातार हाथ में ध्वज फहराता रह गया। हम लोग जब वहां से निकले मेघालय के लिए, मेघालय में श्रीलंका के ऊपर हम लोगों ने अपने हवाई जहाज को राउंड अप करवाया और 21,000 फुट की ऊंचाई पर ध्वज फहराया गया हवाई जहाज के भी। वहां से शंकराचार्य जी का एक संदेशा उस राष्ट्र के नाम, वहां के मुख्यमंत्री के नाम, वहां की जनता के नाम प्रसारित किया गया। इस तरीके से पूर्वोत्तर राज्यों की यह स्थिति रही। कहने का तात्पर्य बहुत स्पष्ट है कि भारत में ईसाई मिशनरी के लोग, जिनका भारत की पवित्र धारा से, यहाँ के सनातन धर्म से कोई नाता नहीं है, वो लोग पूर्वोत्तर राज्यों में जाकर धर्मांतरण का काम कर सकते हैं पूरी ताकत से। गाय वो खाते हैं इस बात का प्रचार कर सकते, तुम्हें जाने नहीं दिया जाता। ये इस भारत में बड़े आश्चर्य की बात देखने को, सुनने को और समझने को मिली। जी। तो मैं एक जानकारी ये भी चाह रहा हूं कि एकदम से आपने नॉर्थ ईस्ट से सीधे महाराष्ट्र की ओर यात्रा की है। मैं समझना चाहता हूं कि देखिए, यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं और महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी की समर्थक सरकार है। वहाँ के मुख्यमंत्री पाद पूजन कर रहे हैं, आपादिका पूजन कर रहे हैं, आपका बड़ा सम्मान कर रहे हैं, आपके कहने पर गाय को राज्य माता कह रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में एकदम इसके विपरीत हो रहा है। तो जरा मैं समझना चाहता हूँ कि एकनाथ शिंदे जी ने क्या आपसे फोन पे बात की, संपर्क किया, शंकराचार्य जी को आमंत्रित किया और शंकराचार्य जी अपने कार्यक्रम को संशोधित कर बीच में ही महाराष्ट्र पहुंचे, उसको थोड़ा समझना चाहता हूं। जब शंकराचार्य जी अंबानी के बेटे की शादी में गए थे, उस समय शंकराचार्य जी का आमंत्रण चूंकि उनके यहाँ था, तो उद्धव ठाकरे के परिवार ने विनती की और उद्धव ठाकरे के निवास पर शंकराचार्य जी गए। तो चूंकि मीडिया वहां आ गया, मीडिया ने पूछा, तो शंकराचार्य जी ने, चूंकि जैसा वो स्पष्ट बोलते हैं वैसा ही उन्होंने कहा
कि ठाकरे परिवार के साथ धोखा हुआ, षड्यंत्र हुआ। और इतना कहने के बाद शंकराचार्य जी वहां से आ गए। दिल्ली में चतुर्मास के दौरान शिंदे सरकार के कई मंत्री शंकराचार्य जी से मिलने आए और उनके मन में बड़ा पश्चाताप था। वो ये जानना चाहते थे कि आपने जिसे षड्यंत्र कहा, जिसे गद्दारी कहा, वो गद्दारी नहीं, हमारी बात भी आपको सुननी चाहिए। आपने तो एक पक्ष सुना और आपने ऐसा किया। शंकराचार्य जी ने उनका संवाद सुना तो शंकराचार्य जी चूंकि गौरक्षा अभियान चला रहे, शंकराचार्य जी ने कहा कि वो राजनीति की भाषा थी, आप लोगों ने जो किया उसमें मैं राजनीति की भाषा और परिभाषा नहीं जानता, लेकिन जो समझ में आया वो मैंने कहा। अब उसका प्रायश्चित एक ही है कि गाय माता के लिए हम लोग व्रती हैं, संकल्पित हैं और हठी हैं। तो अगर आप गाय माता को अपने राज्य में संरक्षण करने की बात करते हैं तो निश्चित तौर पे मैं आऊंगा और आपकी बात को स्वीकार करूंगा। लगातार उनके मंत्री संपर्क में थे, अंतिम दिन तक हमारे पास भी फोन आते रहे, सबने संवाद किया और उन्होंने जो ड्राफ्ट तैयार किया, ड्राफ्ट के एक एक शब्द में शंकराचार्य जी का मार्गदर्शन लेते रहे, लगातार संवाद करते रहे, पूरा ड्राफ्ट तैयार किया, पूरा आयोजन उन्होंने किया। दो शंकराचार्यों को आमंत्रित किया, भारत के कई विद्वान संतों को उन्होंने आमंत्रित किया और आमंत्रित करने के बाद चूंकि हमारा हवाई जहाज यहाँ से कलकत्ता से निकलने में लेट हो गया जाम की वजह से, तो हम 2 घंटे लेट पहुंचे, कार्यक्रम शुरू हो चुका था। तो शंकराचार्य जी का वहां स्वागत भी हुआ, शंकराचार्य जी ने अपना उद्बोधन भी किया। शंकराचार्य जी ने पब्लिक के बीच में 25 से 30 हजार की जनता थी, उसके बीच में शंकराचार्य जी ने बहुत स्पष्ट बात कही कि इसी एकनाथ शिंदे को हमने डांटा था कि तुमने राजनीति में ये नहीं करना चाहिए, राजनीति भारत की पवित्र होना चाहिए। और ये भी कहा था जब ये लोग मिलने आए कि अगर आप गौ माता को प्रदेश माता बना देते हो तो आपके किए गए पाप इसलिए माफ हो जाएंगे कि गाय का संरक्षण हो जाएगा। तो उन्होंने इस बात को पूरा किया। एकनाथ शिंदे ने अपने उद्बोधन में बहुत स्पष्ट शब्दों ने कहा कि शंकराचार्य जी की प्रेरणा से ही हम सब कुछ कर पाए और उन्होंने राजमाता घोषित किया। राजमाता घोषित करने के बाद पत्र सहित गौ माता का जो चित्र है वो भी उन्होंने, हमने ट्विटर में डाला भी है, उन्होंने सौंपा और उन्होंने बड़े उत्साह के साथ, हम लोग जब इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आपको हमारे आवास पे जाना पड़ेगा क्योंकि उस कार्यक्रम को हम लोगों ने नहीं बनाया था, इन्होंने बहुत हट किया। जब हम लोग गए एकनाथ शिंदे जी के भवन में तो देखकर आंखें चौधिया गई। उन्होंने स्वागत में फूलों की गौ माता की 6 फीट की प्रतिमा बना रखी। पूरे घर को ऐसा लग रहा था कि कितना पवित्रता के साथ, पुष्पों के साथ उस घर को सजाया गया। और वहां शंकराचार्य जी रुके, उनका पादुका पूजन हुआ, पूरे परिवार ने किया। उसके बाद हम लोगों की जानकारी में ये बात आई कि जैसे ही ये कार्यक्रम हम लोगों का समाप्त हुआ, शंकराचार्य जी का उद्बोधन हुआ, उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी का फोन एकनाथ शिंदे जी के पास आया और उन्होंने कहा ये जो तुमने किया है ये ठीक किया है। ये ठीक नहीं किया है, ये ठीक किया है, अच्छा काम था, अच्छा कदम उठाया आपने। अच्छा, शिंदे जी को ऐसा उन्होंने कहा। तो प्रधानमंत्री जी शिंदे जी तो कह रहे हैं, उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के मुख्यमंत्री को क्यों नहीं कहा? मैं वही स्पष्ट कर रहा हूं कि नॉर्थ ईस्ट में जो विरोध हुआ वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने किया। जो महाराष्ट्र में हुआ 30 तारीख को, वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार या भारतीय जनता पार्टी की मिनिस्ट्री या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने नहीं, एकनाथ शिंदे ने किया। अगर एकनाथ शिंदे का यह निर्णय नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी की परंपरा के हिसाब से कोई भी भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री अपनी मर्जी से छींक भी नहीं सकता बिना प्रधानमंत्री की जानकारी। तो एकनाथ शिंदे जी ने इस बात को प्रमाणित किया और महाराज जी ने भी अपने उद्बोधन में कहीं भी भारतीय जनता पार्टी को ना तो थैंक्स कहा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है उसको तो हम अभी प्रमाणिकता के आधार पर झेलते आ रहे हैं। तो ये एकनाथ शिंदे का संकल्प था जो उन्होंने पूरा किया। एकनाथ शिंदे की दृढ़ता थी जिसके आधार पर उन्होंने गौ माता को प्रदेश माता घोषित किया। अभी तो मुझे लगता है कि मोदी जी जब किसी से बहुत ज्यादा मुस्कुरा के बात करते हैं तो उसके लिए राजनीतिक खतरा पैदा हो जाता है। मैं नहीं जानता कि एकनाथ शिंदे के लिए क्या होगा, लेकिन इस काम को करने के बाद एकनाथ शिंदे की जो छवि महाराष्ट्र से संपूर्ण राष्ट्र में बनी है, निश्चित तौर पर एक बहादुर व्यक्ति की बनी है, एक गौभक्त की बनी है, एक सनातनी परंपरा को जीवन देने वाले व्यक्ति की बनी है।
जिसके लिए शंकराचार्य जी ने उन्हें साधुवाद दिया है। और अभी हम लोग वो पत्र ड्राफ्ट कर ही रहे हैं कि उनको एक थैंक्स लेटर ही भेजेंगे। साथ में बचे हुए प्रदेश जहां हमारी यात्रा जानी है, वहां के मुख्यमंत्रियों को भी कल हम एक पत्र भेजेंगे कि अगर थोड़ी सी शर्म बाकी हो तो एक नाथ शिंदे जी से कुछ सीखो कि धर्म भी कुछ है, परंपरा भी कुछ है, आपकी आत्मा भी कुछ है। ये मुख्यमंत्री का पद सदा के लिए नहीं है, लेकिन आपकी परंपराएं और मान्यता सदा के लिए है। एक नाथ शिंदे जी ने जो निर्णय लिया है, भारत के इतिहास में वो व्यक्ति अमर हो गए। जब भी गौ माता के संरक्षण की बात आएगी तो भारत का इतिहास इस बात को प्रमाणित करेगा कि वो पहले मुख्यमंत्री थे जिन्हें गौ माता को राजमाता का दर्जा दिया और भरी सभा में दिया और संतों के बीच में दिया। तो निश्चित तौर पर उन्होंने बड़े साहस का काम किया है, उन्हें हम लोग साधुवाद देते हैं। ये साहस का काम एक नाथ शिंदे का है, किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं है। पांडे जी, एक सवाल मेरा यह है कि आप नॉर्थ ईस्ट और महाराष्ट्र के अलावा इस बीच में उत्तर प्रदेश पहुंचे हैं, जहां योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, भगवाधारी हैं, वो गोरखपुर मठ के महंत भी हैं, और आप बिहार पहुंचे जो नीतीश कुमार जी का राज्य है, जो भारत सरकार को अपना समर्थन दे रहा है, नरेंद्र मोदी सरकार को समर्थन दे रहा है, और आप पश्चिम बंगाल ममता दीदी के अभी पहुंचे हैं। इन तीनों राज्यों के आपके अनुभव के बारे में मैं जानना चाहता हूं। क्या योगी आदित्यनाथ ने भी आपको वेलकम किया? क्या नीतीश कुमार जी ने वेलकम किया? क्या ममता दीदी ने आपका वेलकम? इस समय आप शायद पश्चिम बंगाल में हैं जब आप मुझसे बात कर रहे हैं। योगी जी ने तो इतना बड़ा वेलकम किया कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। जब शंकराचार्य जी का कार्यक्रम पूर्व निर्धारित था तो 10 दिन के बीच में 3 दौरे उनके अयोध्या के लगे, और शंकराचार्य जी का जिस दिन पदार्पण होना था उसके एक दिन पहले अयोध्या के सारे संतों को उन्होंने गोरक्षनाथ पीठ में आमंत्रित कर रखा था, और वहां उन्हीं की जुबानी थी कि इस कार्यक्रम में आप लोगों को नहीं जाना है। ये उनका वेलकम था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो नॉर्थ ईस्ट में हमारा विरोध हुआ तो वहां के युवा संगठनों ने विरोध किया। मुझे तो खुशी है, और उस विरोध का कारण जो उन्होंने बताया वो इस राष्ट्र को जानने की आवश्यकता है। उन्होंने डाटा भेजा कि आप पूर्वोत्तर राज्यों में आ रहे हैं जहां हम लोग गाय के मांस को खाते हैं, लेकिन आप उत्तर प्रदेश जहां सबसे ज्यादा धर्म है, जहां सबसे ज्यादा तीर्थ स्थान है, जहां का संत अपने आप को एक मठ का मठाधीश कहता है, जहां संत परंपरा का निर्वहन होता है, और मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उनकी वेशभूषा और ड्रेस नहीं बदली, तो भारत में सबसे ज्यादा गौ कत्ल खाने जो पशुओं के कत्ल खाने हैं, गाय भी उसमें निश्चित कट रही है, तो सबसे ज्यादा कत्ल खाने वहां हैं। तो शंकराचार्य जी को संबोधित उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि पहले उन राज्यों में आप गौ हत्या बंद करवाइए, उसके बाद हमारे पास आइए। उन लोगों के विरोध से हम लोगों को प्रेरणा मिली कि पूर्वोत्तर राज्य जहां हम धर्म की अलख जगाने जा रहे हैं, वो लोग भी हमसे अपेक्षा करते हैं कि आप हमारे राज्य में आइए। लेकिन जो स्वयं को अपने आप को हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, गौ के साथ दुलारते हैं, अभी आपने देखा है रविंद्र भैया, इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के घर में और मुख्यमंत्री के घर में भी गाय का प्रजनन होने लगा। क्या इसके पहले कभी गाय का प्रजनन नहीं होता था? क्या कभी होगा, मोदी लेकिन जी ने वीडियो नहीं बचपन बनती से थी। लेकर आज तक बच्चियां नहीं खिलाई? क्या योगी जी ने कभी भी गाय के प्रजनन को नहीं देखा? इस यात्रा का श्रेय लेने के लिए, ये प्रदर्शित करने के लिए, भ्रम फैलाने के लिए आप बच्चियों को दुलार कर रहे हैं और फोटो डाल रहे हैं, मीडिया में ये बात आ रही है। लेकिन जब गौ हत्या रोकने की बात आती है उस समय आपके मुंह में दही जम जाता है। तो ये जो इनका दोहरा चरित्र है बड़ा स्पष्ट हुआ है अभी, और अभी तो इसकी स्पष्टता बाकी है। बंगाल में अभी हमारा किसी भी तरीके का विरोध नहीं है। आपने बंगाल के अनुभव के बारे में पूछा, तो अभी क्योंकि यहाँ शंकराचार्य जी का स्वयं का बड़ा मठ है, शंकर मठ के नाम से, हम अभी उसके करीब में ही रुके हुए हैं, शंकराचार्य जी मठ में ही रुके हुए हैं। यहाँ अद्भुत तरीके से शंकराचार्य जी का अभिवादन हो रहा है, रैलियां निकल रही हैं, हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं, रोडें जाम हो जा रही हैं। क्योंकि शंकराचार्य जी के जो प्रदक्षिणा थी उस समय उनके पैरों में फफोले हो गए थे, अभी भी वो चल नहीं पा रहे हैं, व्हील चेयर में हम लोग उनको लेके जा रहे हैं। तो ना तो शंकराचार्य जी का उत्साह कम हो रहा, ना इस देश के जनता का उत्साह कम हो रहा। लगभग आप 11 उत्साह राज्य कर बढ़ता ही चुके जा रहा है। हैं। पंडित जी, आप लगभग 11 राज्य हो चुके हैं, 11 या 12 राज्यों में आप गए हैं। शंकराचार्य जी कैसा महसूस कर रहे हैं और आगे राज्यों की यात्रा को लेकर किस तरह उत्साहित है, वो जानना चाहता हूं। मिजोरम में जब हमें रोका गया
जब नागालैंड में रोका गया तो शंकराचार्य जी ने जो वीडियो जारी किया, उन्होंने, सन्यासी हैं, एक हाथ में कमंडल एक हाथ में दंड, और उन्होंने हाथ फैला दिया। वहां आर्मी के लोग थे, वहां के स्थानीय पुलिस के एसपी थे, कमिश्नर थे। उन्होंने कहा कि अगर आपको ये लगता है कि शंकराचार्य जी को गोली मार देने से आपके अधिकारों की रक्षा होती है तो ये शंकराचार्य जी सामने है, आप हमें गोली मार दीजिए। तो शंकराचार्य जी का जो व्यू है वो बहुत क्लियर है। यहाँ किसी भी तरीके का पर्दा नहीं, यहाँ किसी भी तरीके की राजनीति नहीं, यहाँ किसी भी तरीके की दो तरीके की बात नहीं। गौ संरक्षण के लिए निकले हैं, उसके लिए प्राणों की बाजी लगाने के लिए हम सब लोग तैयार हैं और अपने प्राणों को हाथ में लेकर निकले हैं। आप तो जानते हैं कि दिल्ली में मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया शंकराचार्य जी के सानिध्य में ही, जब मैं चतुर्मासा में था, बहुत ज्यादा स्वास्थ्य खराब हो गया, वहां भी मेरा इलाज हुआ। उसके बाद मैं आया, उस समय मैं बोल भी नहीं पा रहा था, आप लोगों से संवाद भी हुआ। उसके बाद भी इस यात्रा में मैं चल रहा हूं। अभी भी हमारा स्वास्थ्य अलाउ नहीं कर रहा। डॉक्टर से जब बात होती है तो डॉक्टर मुझे डांटता है गार्जियन की तरह, लेकिन ये उत्साह है। जीवन में ये अवसर दोबारा नहीं मिलेगा कि पूज्य शंकराचार्य जी के नेतृत्व में हम सनातन के संरक्षण के लिए पूरे भारत की प्रदक्षिणा कर रहे हैं। सनातनियों को देखने का, सुनने का, समझने का, वहां के चरित्र को जानने का मौका मिल रहा है। भारतीय राजनीति में जो राजनीतिक पार्टियां इस देश में सत्ता में विराजमान है, उनका चरित्र वास्तव में क्या है, दिखता क्या है, इसको समझने का अवसर मिल रहा है। देश के जनता के बीच में सनातन को लेकर कितना स्नेह है, उसका प्रदर्शन कैसा है, ये समझने का अवसर मिल रहा है। हमारी धर्म परंपराओं के विनाश का कारण क्या है, ये जानने को मिल रहा है। हम जब सिक्किम पहुंचे, सिक्किम के राज्यपाल जी ने हम लोगों का अभिवादन किया। राजभवन ने, पूरा राजभवन खोल दिया गया था, 70 लोगों की ड्यूटी लगी हुई थी। राज्यपाल महोदय आए और सुबह उन्होंने शंकराचार्य जी की पादुका का पूजन किया। वो भी तो एक राज्य है। तो देखिए, भावना है यहाँ। मेरा ये मानना है, मैं बहुत स्पष्ट कर दूं कि किसी भी प्रदेश की सरकार विरोध तो कर सकती है, लेकिन किसी भी प्रदेश का नेता शब्द कह रहा हूं, पार्टी नहीं, उसकी जब आत्मा जागृत होती है तो उसके परिणाम राज्यपाल के रूप में और महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे के रूप में भी हमें स्नेह मिल रहा है और वो प्रदर्शित भी हो रहा है। और हम लोगों को गर्व भी हो रहा है कि लोगों ने एक सेकंड का विलंब नहीं किया कि कल हमारा पद रहेगा कि जाएगा। सनातन की परंपरा के सर्वोच्च संत आज रस्ते रस्ते भटक रहे हैं धर्म को बचाने के लिए। तो बहुत से लोगों की आत्मा जागृत हो रही है और मैं उन सब का अभिवादन करता हूं जो बड़े पद पर रह के भी अपनी आत्मा के आवाज को सुन रहे हैं। उन छोटे तबके के लोगों को जो हमसे मिल नहीं पा रहे हैं, दूर रह के, जब एयरपोर्ट बंद हो गया था आदरणीय, तो बहुत से लोगों का संवाद आ रहा था, बहुत से लोगों के फोन दाएं बाएं से आ रहे थे कि हम उस टेलीफोन के खंभे के नीचे खड़े हैं, जब आप फ्लाई करिएगा तो देखिएगा हम उस झाड़ी के नीचे बैठे हुए हैं। हम लोग आ इसलिए नहीं सकते कि हमें रोका जा रहा है, और अगर हम आ गए तो आपके निकलने के बाद हमें मार दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं कि सनातन पूर्ण रूपेण समाप्त हो गया उन राज्यों में। सनातन को समाप्त करने का षड्यंत्र निरंतर हो रहे हैं, ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं। पंडित जी, मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। जिस तरह महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री ने आपके लिए पलक पावड़े बिछा दिए हैं, आगे वाली यात्रा जो आपकी होने वाली है वो उत्तर भारत की ओर आप बढ़ेंगे, फिर पश्चिम भारत की तरफ जाएंगे आप, तो क्या कुछ अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री आपके संपर्क में हैं? क्या साउथ में क्या स्थिति बनेगी? नॉर्थ ईस्ट में जो स्थिति बनेगी क्या वैसे साउथ में भी बनेगी? कितने राज्यों के मुख्यमंत्री शंकराचार्य जी के इस समय संपर्क में हैं जो चाहते हैं कि वो आएं और उनके लिए पलक पावड़े बिछाए जाएं? अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री की सहमत थी, वो कार्यक्रम में आना चाहते थे। परसों से चर्चा शुरू हुई कि उनकी व्यस्तता ज्यादा बढ़ गई इसलिए नहीं आएंगे। ईश्वर जाने कौन सी व्यस्तता बढ़ी। गोवा के मुख्यमंत्री कार्यक्रम की डे बाई अपडेट ले रहे हैं और हमारे कार्यकर्ताओं से वो पूछ रहे हैं लगातार कि हमें क्या व्यवस्था करनी है। मेरा सौभाग्य है कि शंकराचार्य जी गोवा की पवित्र भूमि में आ रहे हैं। वो कार्यक्रम में आने के लिए अपनी सहमति भी दे चुके हैं। राज्यपाल भी आना चाहते हैं, ऐसी मेरे पास सूचना है। इस तरीके से कई राज्यों की सहमतियां आती जा रही हैं और बहुत से राज्यों की सहमतियां आने के बाद भी वो लोग छुप रहे हैं और उनकी व्यस्तता बढ़ती जा रही। तो अपन कुछ कह नहीं सकते कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा।
एक बात बड़ी स्पष्ट है कि जो भी आएगा सनातनी आएगा, धर्म रक्षक आएगा, जिसके मन में भारत के धर्म के प्रति प्रेम होगा, सनातन के प्रति प्रेम होगा, संतों के प्रति प्रेम होगा, वो आएगा। किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री या किसी प्रदेश का शासक मेरे सामने नहीं आएगा, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने पंडित देवेंद्र पांडे जी, जो इस समय परम पूज्य शंकराचार्य जी अवमुक्तेश्वरानंद जी की जो भारत यात्रा निकली है, गौ ध्वज स्थापना यात्रा निकली है, उसका संचालन कर रहे हैं। और आज उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। नॉर्थ ईस्ट में किस तरह शंकराचार्य जी को रोका गया, किस तरह कई राज्यों में शंकराचार्य जी का विमान नहीं उतरने दिया, इसके बाद भी शंकराचार्य जी का उत्साह कम नहीं हुआ है। उन्होंने जहाँ मिला वहाँ ध्वज फहराया है, जहाँ जरूरत पड़ी वहाँ उन्होंने अपने मंत्र दिए हैं, अपना संदेश दिया है। तो निश्चित तौर पे आज जो लोग इस समय उत्तर भारत में बैठे हैं, मैं उन तमाम लोगों को बता रहा हूँ कि किस तरह शंकराचार्य जी विषम परिस्थिति में भी गाय को बचाने के लिए लगातार यात्रा कर रहे हैं। अभी तक पिछले 8-9 दिन में उनकी यात्रा विमान के द्वारा थी, अब वे सड़क मार्ग से यात्रा को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि विमान इसलिए लेना पड़ा, जैसा कि अभी उन्होंने बताया देवेंद्र पांडे जी ने, कि नॉर्थ ईस्ट में ये उम्मीद थी कि वहाँ विरोध हो सकता है, बॉर्डर पे हमले हो सकते हैं, तो निश्चित तौर पे वहाँ विमान से यात्रा की है उन्होंने। लेकिन अब शंकराचार्य जी की जो यात्रा है वो उत्तर भारत और पश्चिम भारत की तरफ होगी, दक्षिण भारत की तरफ भी उनको जाना है। हम हर उनकी जो यात्रा है उस पर नज़र बनाए हुए हैं। पंडित देवेंद्र पांडे जी जो उनकी यात्रा का संचालन कर रहे हैं, उनसे हमारा लगातार संपर्क है। बीच बीच में मैं उनको जोड़ने की कोशिश करूंगा, ताकि पूरे देश के गौर भक्तों को पता चले कि परम पूज्य शंकराचार्य जी महाराज की यात्रा कैसी चल रही है, कहाँ कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है, शंकराचार्य जी का असली संदेश क्या है, और हम गौ को बचाने के लिए किस तरह के प्रयास कर रहे हैं। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।